इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हाँ प्रिय छात्रों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र पढ़ा था। इस विद्युत क्षेत्र को की परिभाषा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज जो है हम लोग किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे। आपका पॉइंट है बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज बच्चों हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। अब इसमें हम लोग करते क्या है कि माना बिंदु O पर प्लस Q कूलाम का एक विद्युत आवेश है, जिसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है और इस बिंदु P पर प्लस Q कूलाम आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सर्वप्रथम O से P तक एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं और इस बिंदु P पर एक प्लस Q0 कूलाम का परीक्षण आवेश रख लेते हैं। फिर एक बार चित्र आप देख लीजिए। ये आपका प्लस Q कूलाम का एक बिंदुवत आवेश है, जिससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब प्लस Q और Q0 के बीच में हम क्या निकालेंगे? वैद्युत बल की गणना कर लेंगे। तो हम यहां पर कर लेंगे आवेश प्लस Q तथा प्लस Q0 के मध्य बल। किस नियम से इसको अमल करेंगे? कूलाम के नियम से। बच्चों Q और Q0 के बीच में जो वैद्युत बल लगता है वो कूलाम का नियम अप्लाई करके इन दोनों के बीच का हम बल गणना करते हैं। तो बल की गणना करने के लिए मान लीजिए ये बल F है, तो F बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटे कितना हो जाएगा? R। ये दोनों के बीच का बल हो गया। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषा से बेटा तीव्रता E बराबर होता है F/Q0। चूंकि ये दोनों सदिश राशि है, इनको भी बल को भी हम किस रूप में लिख लेंगे? सदिश रूप में लिख सकते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, अब यहां से बल का मान रख लेते हैं। तो यहां पर होगा 1/Q0 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटे
आर स्क्वायर इंटू एकांक सदिश आर। अब इसमें आप देख रहे हो कि Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचता क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r² इंटू एकांक सदिश। तो बेटा किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r² इंटू एकांक सदिश r। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, यहां परिमाण कितना हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। अब इसमें हम देखते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये बिंदु आवेश की मात्रा के समानुपाती हो गया, और दूसरा आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये किसके लिए, निर्वात के लिए। किसमें आएगा, ये आपका फार्मूला जो आता है निर्वात या वायु के लिए। यदि कोई अन्य माध्यम रख दिया जाता है तो उसके लिए ये फार्मूला हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 εr Q/r² इंटू एकांक सदिश r। ये अन्य माध्यम के लिए, ये किसके लिए है, अन्य माध्यम जिसका परावैद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन r है। इस प्रकार से आपने देख लिया कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपका आ गया 1/4πε0 Q/r²। यदि बेटा हम वैद्युत क्षेत्र और r के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो एक वक्र प्राप्त होता है। यदि विद्युत क्षेत्र E तथा R के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो ये ग्राफ ऐसे प्राप्त होता है। इस पर आप विद्युत क्षेत्र ले लिया जाए और इस पर R ले लिया जाए। चूंकि ये E समानुपाते 1/r² है, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन में आकर के कैसा आएगा, एक वक्र आता है। दूसरा आपका वक्र है E और 1/r² के बीच खींचा जाए तो ये कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, सीधी रेखा आता है। तो हम लोगों ने देख लिया कि जिस प्रकार से आपका विद्युत बल दूरी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इस बल की दिशा जो होगी वह बल की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों एक ही तरफ होते हैं। इस बात को विशेष ध्यान देना कि वैद्युत क्षेत्र की और वैद्युत बल दोनों की दिशाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। अब एक इसमें पॉइंट याद रखने की बात है। पहला पॉइंट है धन आवेश के कारण, धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर
तथा ऋण आवेश के कारण पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर होती है। अब इसका चित्र अगर बनाना होगा तो चित्र ऐसे बन जाएगा। देखिए यहां पर एक बिंदु आवेश आपने ले लिया और ये किस प्रकार का है, प्लस क्यू है। इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी ये पृष्ठ के लंबवत सदैव किधर होती है, बाहर की। धन आवेश के कारण पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। अगर यहीं पर आपका ऋण आवेश है तो ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर होती है। इस बात का आप विशेष ध्यान देंगे, एक दो बार परीक्षा में भी ये पूछ चुका है कि धन आवेश के कारण पृष्ठ के लंबवत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होती है पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, और ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, तीव्रता की जो दिशा होती है वो किधर होती है, अंदर की। अब इसके बाद हम लोग दूसरा एक पॉइंट आता है जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। अगला नेक्स्ट पॉइंट है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं क्या, किसी वैद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश रख दिया जाए तो वो परीक्षण आवेश जिस मार्ग से चलने की टेंडेंसी रखता है उस मार्ग को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश रख दिया गया और इसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। एक प्लस Q0 कूलाम का परीक्षण आवेश ले लें तो इसका मार्ग ये इसमें रखने पर ये जैसे जैसे ट्रेवल करेगा उस मार्ग को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। इसकी छोटी सी डिफिनीशन है कि वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे उस काल्पनिक रेखा को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। मान लीजिए ये कोई काल्पनिक रेखा ऐसे खींची गई है और इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच दें, टेंजेंट खींच दें, यहाँ पर ये टेंजेंट खींच दें तो ये किसकी दिशा को प्रदर्शित करती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो उसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, इस खींची गई काल्पनिक रेखा को हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। इसके कुछ गुण होते हैं, उसके गुण को हम देख लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टी पहली जो होती है, पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखा जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। अगर ये क्रॉस कर देगी तो एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी जो कि संभव नहीं है। तीसरा है धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एकल धन आवेश के कारण ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर
ऋण आवेश के कारण पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर, इसको विशेष आप ध्यान देना कि अगर धन आवेश है तो धन आवेश के पृष्ठ पर अगर इसको खींचते हैं तो इसकी दिशा क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। अगर ऋण आवेश है तो पृष्ठ के लंबवत किधर होगी, अंदर की ओर। अगर यहीं पर दो धन आवेश हैं, एक यहाँ प्लस है, पास पास रखे गए हैं, तो ये इनकी जो होती है पृष्ठ के लंबवत सदैव बाहर की ओर लेकिन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। जैसा कि हम जानते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, इस कारण ये जो होगा ये एक दूसरे से नहीं मिलेगी। ऋण आवेश भी होगा तो ऐसा होगा, लेकिन एक प्लस आवेश है और दूसरा क्या है, माइनस। तो इसमें वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं प्लस से निकल करके माइनस पर समाप्त हो जाती हैं। ये वैद्युत जब एक प्लस और एक माइनस समान आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश पास पास रखे हों तो ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस आवेश से निकल करके माइनस आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। इस बात का विशेष ध्यान देना कि ये हमेशा प्लस से निकलती हैं और माइनस पर समाप्त हो जाती हैं। अगला है इसका, अगली प्रॉपर्टी है, चौथी प्रॉपर्टी है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश की मात्रा के समानुपाती होती। अगर वैद्युत क्षेत्र का मान अधिक है तो इनकी संख्याएं भी अधिक होती हैं। पांचवा इसकी प्रॉपर्टी है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। अगर बेटा ये समविभव पृष्ठ है तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव क्या होती हैं, इस समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत होती हैं। तो बोर्ड परीक्षा में इसमें 1 नंबर का या 2 नंबर का प्रश्न पूछ लेता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई गुण, 2 गुण लिखो। तो इसमें से सिंपली आप लिख सकते हैं कि धन आवेश के कारण बाहर की ओर, ऋण आवेश के कारण अंदर की ओर, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती और ये समविभव पृष्ठ के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं और इनकी संख्या जो होती है आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है। तो ये चीज रहा आपका वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब एक आता है बहुल आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। बहुल निकाय का मतलब है कि 2 या 2 से अधिक आवेशों को मिला करके अगर कोई निकाय बना है तो उसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो अब यहाँ पर एक हम निर्देश तंत्र लेते हैं जिसमें यहाँ पर सपोज दैट ये Q1 आवेश है, यहाँ पर ये आपका है Q2 आवेश है, ये आपका Q3 आवेश है। ऐसे कई आवेश ले लिया जाए और यहाँ पर एक बिंदु P ले लिया जाए जहां पर आपको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। Q1 की स्थिति सदिश R1 है, Q2 की स्थिति सदिश कितनी है, R2 है, Q3 की स्थिति सदिश कितनी है, R3 है और इसकी स्थिति सदिश कितनी है, R4। अब हम क्या निकालेंगे, Q1 के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, Q2 के कारण P पर विद्युत क्षेत्र और मान लीजिए कि ये P की स्थिति सदिश कितनी है, स्मॉल r। तो अब आप यहाँ पर एक एक करके आप निकाल लेंगे। यहाँ पर Q1 के कारण P पर विद्युत क्षेत्र,
जिसको हम किससे प्रदर्शित कर देंगे, E1 से प्रदर्शित कर देंगे। तो आप इसके पहले फार्मूला निकाल चुके हैं, कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 बटे, यहाँ पर आप क्या निकालेंगे R माइनस R1 का होल स्क्वायर इंटू या होल क्यूब R माइनस R1, ये सभी स्वरूप में लिख देंगे। इसी प्रकार Q2 के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, इसको किससे प्रदर्शित कर देंगे, E2 से। इसको आप लिख सकते हैं 1/4πε0 Q2 बटे R माइनस R2 का होल क्यूब इंटू R माइनस R2। ऐसे आप कर लेंगे। अगर n आवेश हैं तो nवें आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, इसको हम En से प्रदर्शित कर दें। En बराबर 1/4πε0 Qn अपान R माइनस Rn का होल क्यूब इंटू R माइनस Rn। अब अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी आवेशों के कारण अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के बराबर होता है। तो बेटा बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र E बराबर आप क्या लिख सकते हो, E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट प्लस कितना लिख दोगे। अब यहां से सबका मान आप रख दीजिए। तो E1 का मान है 1/4πε0। अब यहां पर आप देख लो, ये सब में उभयनिष्ठ दिखेगा, सभी सूत्र में ये आपका उभयनिष्ठ है, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, बाहर कर लेंगे। अब इसमें बचता है Q1 अपान R माइनस R1 का होल क्यूब इंटू R माइनस R1 प्लस Q2 अपान R माइनस R2 का होल क्यूब R माइनस R2 प्लस ऐसे लास्ट में कितना है Q1 अपान R माइनस Rn का होल क्यूब इंटू R माइनस R। ये हो गया आपका बहुल आवेशों के कारण, बहुल आवेश निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सिंपल सा आप इसको याद रखेंगे कि सभी आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे, और ज्ञात करने के पश्चात क्या करेंगे, सभी का हम सदिश योग कर देंगे। सदिश योग करने पर जितना आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र। अब आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसमें एक टॉपिक आता है जिसका नाम है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव बड़ा क्वेश्चन या छोटा क्वेश्चन, इस पर जरूर बोर्ड की परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको ध्यान से आप थोड़ा देखेंगे और हम समझाने का प्रयास करेंगे। विद्युत द्विध्रुव है क्या कि दो आवेश ले लिया जाए, एक बिंदु A पर प्लस Q कूलाम का एक आवेश ले लिया जाए और एक बिंदु B पर माइनस Q कूलाम का आवेश ले लिया जाए, और
यहाँ पर प्लस क्यू हो गया और यहाँ पर हो गया आपका माइनस क्यू। इनके मध्य बिंदु को O से प्रदर्शित कर दिया जाए और इनके बीच की दूरी कितनी ले लिया जाए, 2। इस प्रकार के बने हुए निकाय को हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। परिभाषा आप क्या लिखेंगे, दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस प्रकार के बने हुए निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। इसकी डिफिनेशन आप लिख सकते हो, दो परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये बोर्ड की परीक्षा में आधे नंबर का पूछता है। दो परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आप इस चित्र में आप देख रहे हैं, बिंदु A पर प्लस Q कूलाम का आवेश है और बिंदु B पर माइनस Q कूलाम का आवेश है। एक धनात्मक है और दूसरा क्या है, ऋणात्मक है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 2a है, बहुत अल्प दूरी है। तो ये पूरे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। जैसे उदाहरण स्वरूप उदाहरण आप ले लिया जाए, जैसे NaCl। अब यहां पर Na पर कितना आवेश होता है, प्लस आवेश हो गया और Cl पर कितना हो गया, माइनस हो गया। यहां पर एक प्लस आवेश हो गया और यहां पर कितना हो गया, माइनस। दूसरा उदाहरण आप लिख सकते हैं HCl। तो अब H पर कितना है, प्लस आवेश हो गया और Cl पर कितना हो गया, माइनस। आवेशों पर परिमाण की मात्रा समान होगी, लेकिन एक प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा, माइनस। इस प्रकार के निकाय को हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। दूसरा आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसे बेटा P से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यह सदिश राशि है। किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि है। तो यहां आप लिखेंगे P बराबर
Q इंटू 2h या 2a। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2a है, इसलिए P बराबर कितना लिख देंगे? Q इंटू 2a। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? Q का मात्रक हो गया कूलाम और दूरी का मात्रक हो गया मीटर। तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो गया कूलाम मीटर। इस प्रकार से आपने देख लिया कि वैद्युत ध्रुव क्या है? दो परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अल्प दूरी पर स्थित हों, इस प्रकार के बने हुए निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। P बराबर Q इंटू 2a। इसका मात्रक हो गया कूलाम मीटर। अब इसकी दिशा किधर होती है? दिशा सदैव ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इस बात का विशेष आप ध्यान रखना कि यह जो P की दिशा होती है सदैव ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वह सदैव धन से किधर होती है? माइनस की ओर। तो इसकी दिशा जो होती है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है। तो बच्चों, आप विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ लिया। जो इसका जो सबसे 2 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसी पर आधारित आता है, उसका नाम है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसके 2 पार्ट होंगे, एक अक्षीय स्थिति होगी और दूसरी निरक्षीय स्थिति होगी, जिसका हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।